टीवी से जुड़ी हमारी सभी बहनों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख रही हैं हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान है जो चेन्नई से हमारे साथ जुड़ी हैं, नीलम जी। और ये हमारा सौभाग्य है कि नीलम जी आज समय दिया है हमें वुमेन टीवी नेटवर्क को। वे जानती हैं कि भारतीय महिलाओं का एक नेटवर्क, एक संवाद का पुल होना कितना जरूरी है। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक प्रेरक हैं, बल्कि मैं यूँ कह सकती हूँ कि आप सामाजिक नेता हैं, जो समाज का नेतृत्व करते हैं। तो नीलम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। सबसे पहली बात जो आपने बात कही कि आप एक सेतु जैसा बनना चाहते हैं और बनाना चाहती हैं, ये एक बहुत ही प्रेरक कार्य है। और यकीन मानिए दक्षिण भारत की महिलाओं के बारे में उत्तर भारत में जानना और ये जो एक सेतु का जो कार्य आप बोल रहे हैं, ये बहुत आवश्यक भी है। और मुझे बहुत खुशी है आपके इस विमेन टीवी के साथ जुड़ने में। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी, हम आपका बायोडाटा, आपका जो परिचय है, हम उसे पढ़ रहे थे तो मैं जान रही थी आपने शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझा और जीवन में बहुत से सामाजिक प्रयोग किए हैं। वो निश्चित रूप से बहुत सी महिलाओं के लिए प्रेरणादायी हैं। तो नीलम, आप मुझे बताइए कि बचपन आपका कहाँ बीता और बचपन से जब एक बच्ची होती है, किशोरी होती है, तो उसके मन में कुछ ख्वाब और कुछ उड़ान का हौसला होता है। तब से आपके व्यक्तित्व में ऐसा क्या था कि जो आप इस उम्र तक आते-आते आपने बहुत कुछ अचीव किया? सुनीता जी, बचपन में क्या हुआ था कि मेरी माँ अकेली लड़की थी, तो मेरे नाना नानी के पास रहकर मैं पली बड़ी। और मेरी नानी तो मुझे परी कह के बुलाती थी। और मैं बचपन से ही बहुत टॉम बॉयज टाइप की रही। खेलना कूदना मुझे बहुत पसंद था। बैडमिंटन की प्लेयर थी, कॉलेज टाइम में बाद में हुई। लेकिन बचपन में जो कहना चाहिए, मेरे पिता का शुरू से ही मेरे पे बहुत प्रभाव रहा और मेरे नाना नानी का। मेरी माँ से मेरा जुड़ाव मेरे पिता की मृत्यु के बाद हुआ। बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन मेरी नानी का प्रभाव मुझ पर बहुत रहा। और उस जमाने से ही मेरी नानी ने ना, यूं कहना चाहिए, मेरे मन में कभी कोई वो राजकुमार और वो सब सपने नहीं थे। मुझे बचपन से ही कुछ ऐसा करना था कि मैं पूरे देश में नाम कमाऊं। और अब डेफिनेटली जब भी मैं अगर रास्ते पे भी जाती थी ना, तो भोपाल में तांगे वाले होते थे पहले, उनको देखती थी, ठेले वालों को देखती थी। तो मुझे तब भी लगता था कि इनके लिए कोई कुछ नहीं करता। मैं हमारा जो स्कूल का तांगे वाला था ना, उसके घर गई, उसका घर देखा, टूटा फूटा था उतना। तब भी से मेरे को लगता था कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है। पता नहीं क्यों राजकुमार और इन सब के सपने मैंने ना तो बचपन में देखे, ना कभी किशोरावस्था में देखने का मेरे को चाव रहा। हाँ, ये था कि एक अच्छी गृहस्थी होगी, मैं शादी होगी और डेफिनेटली मैं अच्छे घर में जाके और अपनी पूरी जिम्मेदारी करूंगी। लेकिन ये बात पक्की थी कि मैंने पापा से इतना जरूर बोला था कि कृपया करके एक ऐसा ही घर ढूंढना जहां मेरे को मेरे पंख फैलाने की थोड़ी सी आजादी मिले। और इसी कारण से मेरे शायद विवाह में थोड़ी देरी हुई, क्योंकि मेरे फादर, वो बोलते ना, सिलेक्शन उनका सिर्फ कभी रूप रंग और घर नहीं रहा। उन्होंने हमेशा एक योग्य जीवन साथी के लिए मेरा थोड़ा वेट किया। जी। और भरत जी जब मेरे जीवन में आए तो शायद वो कमी पूरी हुई। और इसीलिए मैं अपना नाम कभी भी नीलम सारडा नहीं लिखती हूँ, मैं आज नीलम भरत सारडा लिखती हूँ। आज मेरे पीछे की सबसे बड़ी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ मेरे दोनों भाई और मेरे हस्बैंड है। तो बचपन से लेके अभी तक मेरे पारिवारिक जीवन में अच्छा ही समय रहा और ये गिव एंड टेक रहा। वो मेरे फादर की सीख की वजह से जो मैंने आपके साथ। तो हम आपके इस सामाजिक जीवन का आपका सफर कैसा रहा, ये जानना चाहते हैं। दरअसल क्या हुआ सुनीता जी, इस सब में मेरे पिता डॉक्टर लोया, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। मेरा पूरा जो जीवन का खाका है वो उन्होंने ही निश्चित किया। सिर्फ इसलिए नहीं निश्चित किया कि उन्होंने बोला ऐसा करना है या वैसा करना है। उन्होंने मुझे गाइडलाइंस जो दी वो बचपन से ऐसी ही थी।
पढ़ने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर्स बचपन से मेरे को दिए, जैसे शिवानी वगैरह, प्रेमचंद जी, शिवानी, इन सबको मेरे फादर ने बचपन में ही मुझे पढ़ा दिया। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे इंग्लिश में पैरी मैसन, अगाथा क्रिस्टी पढ़ने को दिए। इस तरह बचपन से मुझे पढ़ने का साहित्यिक शौक रहा, और इस साहित्यिक शौक की वजह से मैं कॉलेज में जब गई तब मैं डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, और उनमें मुझे बहुत पुरस्कार मिले। इसी साहित्यिक शौक की वजह से मैं आकाशवाणी भोपाल में करीबन 15 साल जुड़ी, और वहाँ मेरा एक बहुत अच्छा सफरनामा रहा। युवाणी में, न्यूज़ रूम में, साथ ही बहुत अच्छे शोज वहाँ हमने किए। युवाणी के जरिए, फिर आकाशवाणी के जरिए मीडिया से परिचय हुआ। फिर दैनिक भास्कर भोपाल में मुझे जॉब करने का मौका मिला। वहाँ मार्केटिंग विभाग में मैंने जॉब किया, और गिरीश अग्रवाल जी और बहुत सारे वहाँ के जो लोग हैं उनके अंतर्गत जॉब करते करते वो जो समय निकला भास्कर टेलीविजन, यकीन मानिए मेरे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लोग आए जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और जब सीखने की जब उम्र होती है, अगर आपको तब बहुत अच्छे लोगों का साथ मिले, जैसे भास्कर के दौरान ही, उस यात्रा के दौरान मुझे अटल बिहारी जी वाजपेयी, सुषमा जी स्वराज, मुरली मनोहर जी जोशी, शबाना आजमी, इला अरुण, बहुत सारे, ना जाने कितने ही बड़ी बड़ी जो हस्तियां कहना चाहिए, उनके जीवन से, उनसे मिलने का मौका मिला। और चाहे वो छोटा सेलिब्रिटी कह लीजिए, चाहे बड़े, मैंने हर किसी से हर कुछ जीवन के गुर सीखे। और जब ये सीखती चली गई तब एक चीज और समझ में आई, और मेरे फादर के जरिए मैंने एक चीज और समझी कि अगर हम कुछ सीखते हैं तो उसका उपयोग करना, और उसको जीवन में सार्थक अगर आपको देना है, सार्थकता देनी है, तो आपको समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने सामाजिक स्तर पे थोड़े बहुत कार्य करने चालू किए। शुरू में तो काफ़ी हद तक कॉलेज के टाइम में तो, या बाद में, मैं मतलब समाज के कार्य इतने नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मैंने शोज वगैरह किए, और जो मुझसे हो सका वो मैंने किया। लेकिन जब शादी हुई, मैं चेन्नई आई। चेन्नई में आकर मेरे जो पति भरत जी साडा, वो बहुत ही सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि रखते हैं, और उनका इतना अच्छा दायरा है, सामाजिक स्तर पे उनकी बहुत बड़ी पहचान है। तो उन्होंने मुझे और प्रोत्साहन दिया। जब उनके प्रोत्साहन के बाद उन्होंने मुझे पहले माहेश्वरी समाज में महिला विंग में जोड़ा, उनके प्रोत्साहन पर भी जुड़ी। फिर मुझे पारिवारिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। बचपन में, या कह लीजिए बिफोर मैरिज, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे दोनों भाई, सबका रहा, और आफ्टर मैरिज मेरे पूरे ससुराल पक्ष का रहा। विशेष तौर पर मेरी सासू माँ, क्योंकि सामाजिक स्तर पे जब आप कार्य करते हैं तो आपको बाहर जाना पड़ता है, तो पीछे परिवार की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। तो बहुत हद तक मुझे साथ मिला सुनीता जी। शादी हुई तो मेरे को काम करने की ललक थी, पर मेरे पिता ने एक शर्त रखी थी, मेरे को बहुत आगे बढ़ाया। मैं शूटिंग पे जाती थी, रात के 2 बजे घर आती थी, 5 बजे मैं निकलती थी, लेकिन तब उन्होंने मुझे नहीं रोका। उन्होंने मुझे सिर्फ मेरे जीवन में एक ही शर्त रखी थी कि हम जब भी शादी होगी, शादी के बाद में तुम 4 या 5 साल कुछ काम नहीं करोगे। ये बड़ी अजीब शर्त है, लोगों को लगेगा ये टायरनी जैसा है, तानाशाही है। ये तानाशाही नहीं थी। उनका क्या विचार था कि हर लड़की को गृहस्थी के बाद में जब शादी होती है तो जीवन के 4 या 5 साल उस परिवार को समझने के लिए देना चाहिए जिसके साथ वो जुड़ी है। मेरे फादर क्या कहते थे कि अगर अपने जीवन के 5 साल नीलम आप अगर अपने परिवार को देंगी, उसे समझेंगी, उन्हें अपना बनाएंगी, तो यकीन मानिए आने वाले 50 साल वो आपका साथ देंगे। और यही बात उन्होंने मेरे पे लागू करी। उन्होंने मुझे 5 साल कुछ काम नहीं करने दिया। मेरे दोनों बच्चे हो गए। जब मैं उन्हें लगा कि मेरे दोनों बच्चे अब थोड़ा मेरी सास माँ संभाल सकती है, या मैं भी संभाल सकती हूँ, तब उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। ये एक छोटी सी सीख है, अगर मेरे को इससे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि ससुराल में जाके नए परिवार में अगर आप थोड़ा सा साथ उनको समझने के लिए भी दें, तो यकीन मानिए वो लोग फिर आपको सपोर्ट करते हैं। मेरे जीवन पे तो ये बहुत लागू है।
बिल्कुल, आपने सही बात कही है नीलम। और मैं सारी लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ कि जब शादी होकर, क्योंकि हमारी परंपरा है कि हमें विवाह के बाद पति के घर जाना है। पति के घर जाने के बाद आप एक नए परिवार, नए परिवेश में जाती हैं, तो आपको समय चाहिए होता है, समय लगता है एक नए परिवार को समझने के लिए, उसकी व्यवस्था को समझने के लिए, उनके आचरण में खुद को ढालने के लिए। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही जल्दी ये सब संभव नहीं होता है। आपको समय, डेफिनेटली अगर परिवार, आपने शादी करना चुना है तो उसका मतलब परिवार को चुना है, और उस परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने में वक्त लगता है। और बिल्कुल यही सही। एक सफलता का, सफल वैवाहिक जीवन का एक सूत्र यहाँ भी है। बहुत जी, क्योंकि आज का जैसा समय है उसमें 6 महीने में, 3 महीने बहुत में परिवार को रिजेक्शन आ रही है। तो वो बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि परिवार पर भी समय निवेश, परिवार पर भी समय निवेश करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल जो सही। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माँ-बाप की जो शिक्षित, हमारे माता-पिता की जो शिक्षाएँ हैं, जो हमारी इस उम्र में, जिस समय मैं और नीलम जी हैं, हम लोगों ने ये सब फॉलो करके अपने हाँ, जीवन में हाँ। बनाया है। परिवार में भी और अपना स्थान बनाया है और और समाज में। नुकसान नहीं हुआ सुनीता जी, हमें नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। नीलम जी, आप मुझे ये बताइए कि दक्षिण भारत में, खासतौर जब आप चेन्नई में हैं, तो वहाँ की महिलाओं की जो स्थिति है वो कैसी है? और सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से वहाँ की महिलाओं की स्थिति को मैं यदि हमारी इधर नॉर्थ की महिलाओं को, हिंदी भाषी महिलाओं को बताना चाहूँ, तो आप थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। देखिए, मेरे साथ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा सुनीता जी कि मैं दोनों क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व कर पाई। उत्तर भारत की लड़की हूँ, दक्षिण भारत में शादी हुई, और मैं राजस्थानी मूल की हूँ, मतलब माहेश्वरी हूँ। तो राजस्थान से भी मेरे अभी संपर्क हैं, और मैं दक्षिण में, चूंकि मैं माहेश्वरी महिला संगठन हमारा जो है उसके साथ जुड़ी, तो मुझे दक्षिण भारत के ऑलमोस्ट सभी क्षेत्रों में, चाहे वो केरल, कर्नाटक और पौंडीचेरी, सब जगह जाने का मुझे मौका मिला। जहाँ तक मैंने काम किया है, मैंने पाया कि दोनों जगह महिलाओं की स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। यूँ कहना चाहिए कि हर जगह दोनों तरीके की महिलाएँ हैं, 3 तरीके की महिलाएँ मैंने पाया। एक, वो जो कुछ काम करना चाहती हैं, परिवार के साथ में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके और अपना कार्य कर रही हैं, जिसमें शायद मैं और आप जैसे लोग आते हैं। दूसरी महिलाएं ऐसी हैं जो परिवार का साथ नहीं मिल रहा है, परंतु अपने परिवार की खातिर ही उन्हें काम करना पड़ रहा है, तो वो काम कर रही हैं। वो एडजस्टमेंट उनका ज़्यादा होता है और इस वजह से घरों में थोड़ी तकलीफ है, प्रॉब्लम्स हैं। और तीसरी तरीके की महिलाएं हैं जो बहुत शांति से एक बहुत साधारण सी अपनी गृहस्थी में ही खुश होकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब ये तो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, ये 3 तरीके की महिलाएं मैंने हर जगह देखी, और ये उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, सब जगह है। हाँ, दक्षिण भारत में सिर्फ एक छोटा सा परिवर्तन मैंने ये देखा, यहाँ दक्षिण भारत में महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी मुझे बेहतर लगी। यहाँ पे जो परिवार हैं, इवन जो यूँ कहना चाहिए तमिल, तेलुगु या दक्षिण मूल के जो परिवार हैं, उनमें स्थितियों जो औरतों की स्थिति है ना, वो थोड़ी सी स्ट्रांग है। यहाँ उनका थोड़ा सा व्यू पॉइंट है, ये मैंने पाया है यहाँ पे, कंपेयर टू उत्तर भारत। खासतौर से हमारे जो उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ जितनी से नहीं है, से कहना चाहिए ना पारिवारिक मामलों में, यहाँ पर मैंने वो एक चीज पाई। यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो दक्षिण मूल के परिवार हैं, वहाँ औरतों की स्थिति बेटर है, वो अपनी बात रखती हैं। महिलाओं ये, की राय को वहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है या सुना हाँ, जाता है, थोड़ा सा सुना जाता है, यूँ कहना चाहिए, मैंने पाया। कंपैरेटिवली टू नॉर्थ इंडिया। कंपेयर टू, मैंने, मेरा अपना विचार है ये। हाँ, और मिलन। जैसे, हाँ, और जैसे मैं मेंसुरेशन फील्ड में ज्यादा काम कर रही हूँ, मैंने वही एक विषय मेरे लिए चुना हुआ है। मैंने उसमें करीबन 70 से ज्यादा वर्कशॉप्स ली हुई हैं स्कूल कॉलेजेस में जाके, और अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन के साथ मिलकर पिछले 2019 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है,
जिसमें हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2000 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन ये देखिए, ये दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं और दोनों के कोऑर्डिनेटर मैं ही थी, जिसमें एक में हमने महेश नवमी पर शरबत बांटा और दूसरे में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई। तो जब ये मशीन लगाने के लिए मैं पूरे दक्षिण भारत में गई और देखा, तब पाया कि वो जो मासिक धर्म के दौरान ये जो पूजा करते हैं 5वें दिन फर्स्ट पीरियड में, उस समय से ही थोड़ा सा मैंने देखा महिलाओं के प्रति एक रिस्पेक्ट या थोड़ा सा महिलाएं खुद अर्जित कर लेती, चाहे वो अपनी आवाज कहकर या यूं कह लीजिए थोड़ा से है कंपेयर टू देम। ये तो अच्छी बात है। यदि कहीं किसी सांस्कृतिक ग्रुप में, कल्चरल ग्रुप्स में, किसी समाज में यदि कहीं बेहतर स्थिति है तो उस स्थिति को ऑब्जर्व करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। यदि कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यही एक सामाजिक प्रेरक का, सामाजिक कार्यकर्ता का फर्ज बनता है। आपको क्या लगता है वहां पर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा चुनौतियां कैसी हैं? महिलाओं की सॉरी चुनौतियां, challenges, हाँ जी। देखिए यहाँ पे जो हर जगह है, वो चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, अपनी स्थिति उनकी से जरूर है, ये नहीं बोलती, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज है और ये पुरुष प्रधान समाज हर स्तर पे, चाहे वो उच्च स्तर में देखा मैंने, चाहे निम्न स्तर हो, चाहे हम जैसे सभी मध्यम स्तर, चाहे वो उच्च हो चाहे कोई भी स्तर हो, हर जगह ये पुरुष प्रधान समाज अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए थोड़ा बहुत स्त्रियों को दबाता तो है। हाँ, ये जरूर है कि स्त्रियां उस दबाव के अंतर्गत रहकर भी अपने परिवार के साथ सामंजस्य बिठाकर भी काम कर सकती हैं, ये सक्षमता सब में होती है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि अपनी उस सक्षमता को वो कैसे पहचाने, उनको वो चुनौतियां वो कैसे दूर करें, साथ ही वो अपॉर्चुनिटीज जो उन्हें समय पर मिलती हैं उनको कैसे कैश करें। और इसकी नॉलेज नहीं है, ये एक थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। अभी भी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा या यूं कह लीजिए हर प्रदेश में, हर स्तर पे महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, लेकिन सुनीता जी अभी तक उन योजनाओं की, उन अधिकारों की और उन सहूलियतों की ग्रामीण स्तर तक पहुंच नहीं है। ये एक अभी भी थोड़ी विडंबना है। बिचौलिए जो कह लीजिए, वो अभी भी उन योजनाओं की पहुंच ग्रामीण स्तर तक नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो पहुंच जाए, उनके बारे में उनको नॉलेज मिल जाए, जानकारी मिल जाए, तो बहुत सारी चुनौतियां दूर हो सकती हैं। जी, सामाजिक कार्यकर्ता का खास तौर पे चेन्नई की आप बात कर रहे हैं, तो आसपास का जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जब आप जाती हैं, रूट्स में जाती हैं, गांव में महिलाओं से मिलती हैं, तो वो समाज की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम लोग जब काम करने जाते हैं तो यहाँ पे एक शब्द होता है मारवाड़ी लेडीज के लिए, मारवाड़ी महिलाओं के लिए यूज किया जाता है, सेठ अम्मा। तो जब सेठ अम्मा आती है, मतलब उन लोगों को क्या लगता है कि बस ये तो पैसे की बात करेंगी, हमें पैसे बांटेंगी और चली जाएंगी। तो हम लोगों को थोड़ी परेशानी होती है उनको ये दिखाने में कि हम पैसे बांटने नहीं आए हैं, हम चाहते हैं आप हमारे साथ मिलकर जो आजकल एक नया शब्द चला है ना, स्वयं सहायता ग्रुप, वो बनाएं और आप खुद अपना अर्जन करें, व्यवसाय करें अपना। जैसे मैं मासिक पैड्स, जो सैनिटरी पैड्स है ना, उनको महिलाओं को देती हूँ, आप उन्हें बेचिए, आप उनसे बेच के अपना पैसा कमाइए, जो मेरा लागत है वो मुझे वापस कर दीजिए ताकि मैं कंपनी को पे कर दूं और बचा हुआ आपके पास रहेगा। वो क्या उम्मीद करती है कि अम्मा आएगी, पैड बांटेगी फ्री में और चली जाएगी। तो ये थोड़ी दिक्कतें होती हैं हम लोगों को, खासतौर से जो हम लोग मारवाड़ी या यूं कह लीजिए नॉर्थ इंडियन लेडीज जब इन लोगों के बीच में काम करने जाती हैं। और जो वहाँ के जेंट्स है, यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला है, कहीं वो हम लोगों को थोड़ा दिक्कत देता है, लेकिन ठीक है, हम कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ करके, थोड़ी पहुंच करके, थोड़ा उनको मना के, रास्ता निकाल के अपना काम करते हैं। नीलम जी, आपने डोरी समूह बनाया है ना, मैं पढ़ रही थी, तो मैं उस डोरी समूह के बारे में जानना
चाहती हूँ आपका अनुभव कैसा रहा और कैसा वे काम करता है। देखिए, डोरी सखी नाम है। जब मैं माहेश्वरी महिला संगठन के साथ काम कर रही थी, तो बहुत सारी महिलाएं उसके साथ जुड़ना चाहती थी। तो हम सब ने काम करने के लिए, सिर्फ सामाजिक सहायता के लिए, एक डोरी सखी समूह बनाया। उसमें आज 150 से ज्यादा सदस्य हैं। हमारा खाका है वो ये है, हम सिर्फ 100 रुपए महीना लेते हैं। ये सामाजिक सहायता का ग्रुप है। इसमें एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए थोड़ा कम स्थान है। हमारे ग्रुप में कोई भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का हमने खाका नहीं रखा है। यहाँ 100 महिलाएं अगर हैं, 100-150 जितनी भी महिलाएं सदस्य बनती हैं, वो सबकी सब इसमें अपना काम कर सकती हैं। सबको स्वतंत्रता है, सब अपने प्रोजेक्ट ला सकती हैं। अपने स्तर पे कोई भी सामाजिक सहायता का कार्य करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। 4 साल में हमने बहुत बड़े उज्ज्वला नारी रत्न सम्मान दिया। हमने उज्ज्वला करके एक एग्जीबिशन चालू करी, दिवाली के अवसर पे करते हैं, जिसमें हम बहुत ही कम रेट पे 500, 1000, 1500 सिर्फ इस कीमत पर स्टॉल देते हैं, ताकि महिलाएं बहुत अच्छा अपना काम कर सके, खास तौर से घर से काम करने वाली महिलाएं। इसके अलावा हम ग्रामीण क्षेत्र में जाके हम लोग जो पुरानी साड़ियां, हमने साड़ी बैंक चालू किया। उसमें हम पुरानी साड़ियां इकट्ठी करते हैं, उन्हें अच्छे से सब क्लीन करके, उन्हें अच्छे से आयरन करवा के और वापस उनको गिड़ी करके हम ग्रामीण क्षेत्र में उनको बांटते हैं, ताकि एक अच्छा उनको काम मिले, उनको अच्छा लगे। फिर हमने माननीय किरण बेदी जी, जो पौंडीचेरी की राज्यपाल थे, उनके गोद लिए हुए गांव में हमने करीबन 10-12 प्रोजेक्ट किए। जैसे स्कूल में वहां पे खेल का सामान दिया। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर करके डोरी सखी के द्वारा अभी तक 3 साल में, सुनीता जी मुझे गर्व हो रहा है कहते हुए, 3 साल के बहुत छोटे से पीरियड में हमारे 67 प्रोजेक्ट्स हुए। जी, बहुत अच्छी बात है जी। तो वो लोकल महिलाओं को जोड़ना, उनके अंदर एक लीडरशिप, क्योंकि आप सामाजिक लीडर हैं, यू आर ए सोशल लीडर, जो समाज को, पूरे समूह को, ग्रुप को अपने किसी उद्देश्य को लेकर के साथ चल सकता है। तो लीडरशिप ओरिएंटेशन की तरफ भी आप काम कर रही हैं, ताकि वहाँ की महिलाओं में नेतृत्व की क्षमता पैदा हो। ऐसा मैं सोच पा रही हूँ कि शायद आप ऐसा भी करती हैं। बिल्कुल 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 सही बोल रही हैं सुनीता जी। डोरी सखी की जो महिलाएं हैं, वो उनका एज ग्रुप, बहुत खुशी की बात है कि उसमें 35 से 50 तक ही है। बहुत यंग ही कह लीजिए। हम लोग सभी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बाद भी, हर महिला इस क्षेत्र में काम करती है और हम उनको पूरे टाइम बिजी नहीं रखते। लेकिन यहाँ क्या है, प्लस पॉइंट क्या है सुनीता जी, कि यहाँ कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं है ना। तो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो आप आ जाइए, आप काम कीजिए। और हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे अभी हमने अभिव्यक्ति प्रतियोगिता की थी ऑनलाइन की, तो हर प्रतियोगिता के लिए 4-4 लोग, 2-2 लोग रिस्पॉन्सिबल थी लेडीज। फिर सर्टिफिकेट्स पर भी उन्हीं का नाम आता है। एक प्रोत्साहन भी होता है और इस प्रोत्साहन के कारण हर महिला काम करना चाहती है। तो डोरी सखी की सबसे बड़ी विशेषता सिर्फ इसका वास्तविक तौर पे यूं कहना चाहिए डेमोक्रेटिक स्वरूप है। यहाँ मेरा भी कोई से नहीं है, हम सब मिलके एक साथ काम करते हैं और इसको बनाया भी सबने मिलकर है। और इसमें जो भी काम होता है, हमको हमारे यहाँ के लोकल जो समाचार पत्र हैं, चाहे वो राजस्थान पत्रिका हो, वल्लभ टाइम्स हो, दक्षिण राजस्थान, सभी हमको बहुत सहयोग देते हैं और उनके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि जब तक मीडिया हमारी बात को नहीं रखता, तब तक हम लोग कितना भी काम करें, लोगों तक नहीं पहुंचता और उसका थोड़ा फायदा हमको मिल जाता है। तो हिंदी का प्रचार प्रसार कैसा है? वहाँ पर हिंदी के कितने दर्शक हैं या हिंदी के कितने पाठक हैं? अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है। अब देखिए, जैसे मैं महिला संगठन से मैंने बोला जुड़ी हुई हूँ, तो हम लोग जैसे अभी उसके अंतर्गत मैंने सुगंधा समिति थी, उसमें मैंने पूरे हमारे जो ऑल ओवर तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी में मैंने दौरा किया था। तब पाया कि काफी हद तक अब हर पैठ में, हर जगह पे राजस्थान, मतलब उत्तर भारतीय लोगों की पहुंच हो चुकी है और इसलिए हिंदी अच्छा चल रहा है। राजस्थान पत्रिका का भी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रचार प्रसार है।
अच्छा, उनकी मेरे ख्याल में न्यूज़पेपर की रीडिंग भी अच्छी है। आज थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो पहले के समय में जो मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं वो बताते थे कि हिंदी के प्रति जो एक गलत बात थी, घृणा की बात थी, वो अब बिल्कुल नहीं देखने को। जी अब बहुत लोग हिंदी को अपना रहे हैं और काफी हद तक हिंदी अब स्कूलों में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। कुछ हद तक इसमें केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए बहुत सारी चीजों का भी हाथ होगा, प्रोत्साहन का हाथ होगा, लेकिन बहुत हद तक इसमें हाथ जो नॉर्थ इंडियन लोगों के यहाँ आके दक्षिण भारत के कोने कोने में जो बस गए हैं, चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे वो तब चेन्नई हो, हर शहर में जो बस गए हैं ना, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो हिंदी के प्रचार प्रसार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। नीलम, आपको भोपाल गैस त्रासदी की कुछ स्मृतियां हैं? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है सुनीता जी। मैं उस त्रासदी में करीबन 20 दिन बिल्कुल पड़ी हुई थी बिस्तर पे। मेरे नाना नानी सभी उसमें पड़े हुए थे, लेकिन मेरे फादर चूंकि यूनियन कार्बाइड में ही जॉब करते थे, वो उसके दूसरे दिन से ही यूनियन कार्बाइड के प्रोमाइसेस में हॉस्पिटल खोल दिया गया था और मुझे वहां उन्होंने इलाज चालू कर दिया था। एक सेकंड रुकिए, आप स्क्रीन से ना बाहर जा रही हैं, थोड़ा फिर से ठीक करिए फ्रेम, एक तरफ बाहर निकल रहा आपका फेस। हाँ अब ठीक है जी, अब बता, अब मेरा सवाल करिए। मेरा क्या था, यूनियन कार्बाइड में पापा मेरे फादर जो थे यूनियन कार्बाइड में ही थे। तो जब ये गैस ट्रेजेडी हुई तो उसके दूसरे दिन ही वो वापस कार्बाइड चले गए और वहाँ हॉस्पिटल खोल के उन्होंने इलाज करना चालू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा सीवियरली इफेक्टेड थी। 8-10 दिन में इफेक्टेड रही। मेरे घर में सभी इफेक्टेड थे, हालांकि बहुत सीरियस कोई नहीं था। मेरी दादी जी उसी घटना में एक्सपायर हुई, लेकिन मेरे फादर ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया और मैं चूंकि उस टाइम पे ही कॉलेज में सेक्रेटरी थी, तो हमने हमारे कॉलेज से हमको खबर आई और हम लोगों ने रेड क्रॉस संस्था के साथ मिलके, आप मानेंगे नहीं सुनीता जी, हमने तभी काम करना चालू कर दिया। घर घर में खाना बना के पहुंचाते थे। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो ट्रेजेडी का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट था, देखिए बहुत लोगों की मृत्यु हुई, वो मैं मानती हूँ, लेकिन उसके बाद भोपाल के लोगों ने जो साथ दिया, जो खाना बनाना, जो लोगों तक पहुंचाना, जो इलाज के लिए लोगों की मदद करना, वो उसकी बात बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन मैंने देखा है, मैंने हर घर से, जैसे मेरे यहाँ पे मेरी मदर भी इफेक्टेड थी, मेरी नानी भी इफेक्टेड थी, ऊपर नीचे अगल बगल, लेकिन सब लोग 50 रोटी भी बन रही है ना तो बना के और हॉस्पिटल में या गरीब लोगों तक पहुंचाते थे। ये जो मिसाल कायम हुई ना, वो उसका बहुत बड़ा मानवीय पहलू सामने आया था। तो मेरी याद दोनों तरीके की है, पॉजिटिव भी है लेकिन नेगेटिव भी। यूं नहीं कहिए कि मुझे भी बहुत खराब मैंने मृत्यु देखी जब रेड क्रॉस के साथ काम किया। तो जो सीवियरली अफेक्टेड लोग थे, वहां जाके हम जब देखते थे तो घर के जैसे 6 बच्चे हैं, मदर फादर की डेथ हो गई। ऐसे भी हमने कुछ परिवार देखे, पर रेड क्रॉस ने भी, ऐसे बहुत सारी संस्थाओं ने काफी काम किया, तो उसके मानवीय पहलू को भी मुझे देखने का मौका मिला। ये बहुत दुखद घटना थी जो होनी नहीं बहुत चाहिए। बहुत छोटे छोटे मैं सवाल आपसे लेती हूँ आपकी पसंद नापसंद के। तो नीलम जी, आपको रंग कौन सा पसंद? मेरा फेवरेट कलर जो है वो ब्लू, अभी मैं पहने हुए जी। और आपको इंडियन अगर अटायर की बात करती हूँ कि भारतीय वेशभूषाओं में से कौन सी, क्या पहनना सबसे ज्यादा पसंद? देखिए, भारतीय वेशभूषा में मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी से सुंदर कोई वेशभूषा नहीं, क्योंकि आप उसको बहुत विविध स्वरूप से पहन सकते हैं और बहुत सुंदर लगती है। हालांकि अभी क्या हो गया है, हम अपनी कन्वीनियंस के आधार पे सलवार या चूड़ीदार पहनना चालू कर दिए हैं, लेकिन अगर अभी भी अगर मुझे कहीं जाना है या कुछ ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों साड़ी पर ही हाथ जाता है और एक बहुत सुंदर पहनावा लगता है वो। आपकी पसंदीदा कोई फिल्म और पुरानी फिल्मों में से बताइए। देखिए, अभी तो बहुत सारी फिल्में हो गई हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बराबर देखती हूँ और मैं चूंकि लिबरल हूँ ना, तो थोड़ा सा रोमांटिक नेचर भी है।
अच्छी बात। तो हाँ, तो अभी कल ही मैं लम्हे देख रही थी, शायद मैंने 20-21 बार देख ली और कल फिर देखने लगी थी। जी। तो ऐसी कुछ फ़िल्में हैं, लेकिन अभी जैसे मैंने बहुत रिसेंटली एक फ़िल्म देखी थी थप्पड़ या क्वीन। थोड़ा-सा मुझे जो नारी जो डेफ़िनेटली ऐसी फ़िल्में जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे वो पिंक हो, थप्पड़ हो, क्वीन, ऐसी कुछ फ़िल्में मुझे बहुत पसंद आती हैं। वुमेन ओरिएंटेड जो फ़िल्म्स रहती हैं वो अच्छी लगती हाँ, और पुरानी फ़िल्मों में तो शायद सभी पसंद आती हैं। हैं। और आपकी पसंद का कोई गीत, यदि मैं कहूँ फ़िल्म सॉन्ग कोई? मेरी पसंद का जो मेरा ऑल टाइम फ़ेवरेट सॉन्ग है वो शायद बंदनी का है। मुझे जी। बहुत पसंद है वो गाना। मोरा गोरा अंग ले लो मुझे श्याम रंग दे दो। पता नहीं क्यों बहुत सुंदर लगता है। और मैं अक्सर जो मेरी सबसे फ़ेवरेट यूँ कहना चाहिए, मेरी भजन स्तुति है, मेरे को बहुत पसंद है श्री रामचंद्र कृपालु भजन। ये 2 मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं। नीलम जी, यदि मैं आपको पूछूं कि आपके जीवन का सबसे बेहतरीन पल, सबसे खुशी का सबसे पल क्या है? खुशी का पल। देखिए मेरे जीवन में बहुत सारे पल आए, खुशी के बहुत सारे पल आए, पर चूँकि बहुत अजीब-सी बात है, मेरी शादी बहुत लेट हुई। मैं आई गॉट मैरिड इन द एज ऑफ 32। तो मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल जब मेरे पिता ने मुझे मेरे पति को सौंपा। जी। तो जो दोनों के चेहरे पर जो एक भाव था, वो शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी थाती हो गया। जी। पता नहीं क्यों। और कोई जीवन का ऐसा दुखद पल जो आप चाहेंगे कि कभी ना वो दोहराया जाए, यदि कुछ ऐसा हुआ है तो? क्योंकि जीवन तो दोनों से मिलके बना। सुनीता जी, मैंने अभी इतनी देर में शायद एक मेरे पिता का इतनी बार नाम लिया कि आप जी। समझ गए होंगे कि जब उनकी मृत्यु हुई, बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हुई, तब वो जी। मेरे जीवन का सबसे दुखद पल था। और आज भी, आज 15 साल बाद भी पता नहीं क्यों मैं वो पल को सहेज नहीं पाती। जी। जी। नीलम, यदि आपको मैं एक निर्जन टापू पर ले जाऊं और आपसे कहूं कि आप कोई 2 चीजें अपने साथ ले जा सकती हैं, तो आप क्या लेके जाएंगी? मैं पता नहीं क्यों शायद किताबों को ले जाना चाहूँगी अपने साथ। जी। और किताबों के साथ में मैं आई थिंक एक गाने सुनने के लिए बढ़िया सा कुछ तो मेरा शायद सबसे अच्छा समय वो ही होगा। नीलम, यदि आपको एक ऐसा वरदान मिल जाए कि आप किसी भी व्यक्ति को जीवित कर सकती हो, तो आप इतिहास में कौन-सा ऐसा कैरेक्टर है, कौन-सा ऐसा व्यक्ति है, या कौन-सा क्या चीज़ है, किसे आप जिंदा करना चाहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हूँ इस मामले में। मैं शायद अभी किसी को भी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जीवित करना चाहती थी। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे अगर मैं तमिलनाडु में रह रही हूँ और जो मैंने तमिलनाडु की स्थिति पिछले कुछ समय में देखी, तब मैं चाहती कि अगर जयललिता जी को मैं कर सकती तो कर लेती। क्योंकि वो एक ऐसी बहुत ही ऐसी स्ट्रॉन्ग महिला थी, जिनके अंतर्गत वाक़ई चेन्नई में बहुत अच्छे काम हुए और उन्होंने जो उनके जो निर्णय थे, वो बहुत ही बहुत फ़ास्ट और बहुत अच्छे रहते थे। देखिए, मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहती कि उनकी पॉलिटिकल क्या प्रॉब्लम्स थी या क्या नहीं था, पर एक स्त्री के रूप में उनका एक अच्छी छवि थी, स्ट्रॉन्ग छवि थी और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और ख़ास तौर से जब उनके समय में जो महिलाओं के प्रति जो सिक्योरिटी थी, वो बहुत अच्छी रही। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मैं उनको वापस लाना चाहूँगी। जी, सच में हमारी महिला नेताओं ने देश को, हमारी महिलाओं को एक नई हौसला, नई राह दिखाई है। तो महिलाओं का राजनीति में प्रवेश और महिलाओं का राजनीति में बने रहना, ये भी एक बहुत ज़रूरी। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। जहाँ आप नहीं हैं, वहाँ आपकी आवाज़ भी नहीं होती है। तो हर मंच पर महिलाओं को बने रहना चाहिए, हर मंच पर बिल्कुल, बिल्कुल, भागीदारी करनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल।
कि आप हैं तो कोई आपकी बात करता है, आप नहीं है तो आपकी कोई बात भी नहीं करे। कोई नहीं करता, बिल्कुल सही है। जी, तो आपसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को क्या एडवाइस और क्या संदेश देना चाहेंगी? जी। यहाँ पे सुनीता जी मैं दो तरीके की दोनों विषय पर बोलना चाहूंगी, क्योंकि जी। मैं आर्थिक तौर पर महिलाओं को स्वतंत्रता, देखिए अगर हाथ में आपके अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये तो हम जी। सभी जानते हैं। तो जैसे मैं अपने पति के साथ में जुड़कर उनके व्यवसाय में थोड़ा सहयोग देती हूँ, उनका अकाउंट्स वगैरह संभालती हूँ, साथ ही अपना सामाजिक कार्य भी करती हूँ। आप भी कर सकती हैं, या तो अपने घर में जुड़ सकती हैं व्यवसाय में, या आप अपना स्वयं का कोई व्यवसाय भी कर सकती हैं, जैसे कि आज बहुत सारी महिलाएं कर रही हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करती हैं, कई लोग दुकानों पे जाती हैं, कई लोग अपने जॉब कर रही हैं। लेकिन इन सबके साथ में आपको एक और बात बहुत जरूरी है, आप ये जो भी कार्य कर रही हैं, कृपया करके सिर्फ करना है उस दृष्टि से मत कीजिए। आप उसमें क्या अच्छा कर सकती हैं, आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग करती हैं तो डिजिटल ट्रेनिंग, अगर आप जॉब करती हैं तो अपने जॉब के बारे में पूरा एक अच्छा प्रोफाइल, सिर्फ महिला करके आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आपके अंदर खुद आगे बढ़ने की ताकत है। मैंने जी। अपने जीवन में बहुत लोग मुझे रोकने वाले मिले, लेकिन सुनीता जी आप जैसे लोग भी मिले जिन्होंने मुझे पहचाना और मुझे आगे बढ़ाया। तो आप उन जो आपको पहचान रहे हैं उनको ढूंढिए, उनकी कदर कीजिए, उनके साथ जुड़िए, और आगे बढ़ने के लिए सहारा मत ढूंढिए, खुद सहारा अपना बने। मैं ये मानना चाहती हूँ, और ये सहारा अपना बनने के लिए आपको खुद पढ़ना लिखना, माफी चाहती हूँ हिंदी तो आती है, जरूरी है, लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश की जानकारी होना, कंप्यूटर की जानकारी होना, अपने बच्चों के साथ में आपको सामंजस्य बिठाकर काम करवाने के लिए आपको उनकी नॉलेज होना, मतलब उनकी जो उनके जो आज का समय है ना, अगर आप उनके साथ में नहीं जुड़ पाएंगी आप पीछे रह जाएंगी। बच्चे आपको आज के समय में बहुत जल्दी पीछे छोड़ देंगे, और वो चीजें जो होती है ना, कहते हैं ना, मेरी सासू जी बोलती हैं, बाहर क्या सीखा अगर घर में पीछे रह गए। तो अगर आपके बच्चे ये कह देते हैं ना कि मम्मी आपको कुछ नहीं आता, यकीन मानिए आपका बाहर का सीखा व्यर्थ हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो आपको ये सब चीजें सीखना बहुत जरूरी है। काम करिए, लेकिन उस काम के पीछे की थोड़ी मेहनत को भी करिए, सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है। और सामाजिक स्तर पे मेरा कहना है कि जैसे मैं मेंसुरेशन के लिए काम करती हूँ, तो आप भी अपनी बच्चियों से खुल के बात कीजिए, पीरियड्स वगैरह को लेके आप थोड़ा सा चौकन्ना रहिए, बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए। आज के समय में ना लड़की सेफ है ना लड़का सेफ है। और यकीन मानिए सरिता, मेरा मेरा क्या कहना है सरिता जी, कि कोई भी जो सामाजिक कार्य है ना, वो आपके घर से शुरू होता है। अगर आपके घर में आपके बच्चे समझ सकते हैं, पति समझ सकते हैं, आपके घर वाले समझ सकते हैं, तो ही आगे कार्य ठीक होता है। आप प्लास्टिक को यूज नहीं करना बाहर जाके बोलिए और घर में इस्तेमाल कीजिए तो गलत है। शुरुआत घर से कीजिए, अपने घर को ही आप प्लास्टिक फ्री बनाइए, पानी का दुरुपयोग रोकिए, इलेक्ट्रिसिटी का दुरुपयोग रोकिए। एक एक घर में अगर एक एक महिला ये सोच लेगी, तो बहुत सारी जो हम लोग सामाजिक स्तर पे काम करती है ना, उनके काम आसान हो जाएंगे। पीरियड से लेके जो महिलाओं के अंतर्गत भ्रांतियां हैं, बच्चियों को लेके बात कीजिए। आपके बच्चों को आपसे बात करने में हिचकिचाहट ना हो, आप वो रिश्ता अपने बच्चों के साथ में कायम कीजिए। सामाजिक स्तर पर यही बच्चे आगे जाल के समाज बनाएंगे। अगर ये अभी सुलझे हुए रहेंगे तो समाज भी सुलझा हुआ बनेगा और देश भी अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। नीलम जी, आपने बहुत अच्छे सलाह हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को दी है। आप हमारे साथ जुड़ी, अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, ऐसे ही मिलते रहेंगे हम अपने नए मेहमानों के साथ हर हफ्ते। आप देखती रहिए वुमेन टीवी इंडिया नेटवर्क। लॉग इन करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।